हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। गॉड ब्लेस यू, गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल की, यानी भारतीय जो संविधान है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो इस सेशन से पहले क्या है, मैंने आपको 1919 से पहले जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की थी और बताया था कि किस प्रकार का 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था। उससे पहले क्या घटनाएं जो है घटित हुई थी। ठीक है, 1909 का अधिनियम अपने को पढ़ा और अब क्या है हम चर्चा करते हैं इसके बाद में क्या 1919 का जो क्या है भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसका दूसरा नाम क्या था। पहला तो पॉइंट यहीं से आता है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम को अन्य किस नाम से जानते थे। ठीक है, तो इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से क्या है जाना जाता था। 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से क्या है जाना जाता था। और जो ये अधिनियम था इसमें क्या है प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रथम बार का प्रयोग किया गया था। 1909 में ऐसा नहीं दिया गया था, लेकिन इसमें क्या है उत्तरदायी शब्द का शासन का जो था वो सर्वप्रथम प्रयोग कौन से अधिनियम में किया गया था। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या है उत्तरदायी शासन का प्रथम बार जो प्रयोग था वो किया गया। ठीक है, और 1919 के अधिनियम के तहत क्या प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। प्रांतों में क्या थी, द्वैध शासन की जगह शुरुआत हो गई थी, यानी दो शासन क्या करने लगे थे। ठीक है, द्विसरात्मक व्यवस्था की है वो क्या शुरुआत इससे मानी जाती है, यानी प्रांतों में क्या द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। प्रांत के जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया था। ठीक है, प्रांतों के जो विषय थे उनको क्या दो भागों में क्या डिवाइडेशन कर दिया गया था। एक तो क्या था रक्षित थे, एक क्या थे स्थानांतरित थे। यानी प्रांत थे, कोई क्षेत्र विशेष होता है उसमें विषय होते हैं, यानी कौन से इंपॉर्टेंट थे कौन से अनइम्पोर्टेंट थे, उसी के आधार पर क्या है अंग्रेजों ने क्या है इनको दो भागों में डिवाइड किया था। तो प्रांतों में क्या है द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी और प्रांतीय जो विषय थे उन्हें क्या है दो भागों में क्या था विभक्त कर दिया गया था। ठीक है, ये आपको अब तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्या क्वेश्चन निकालोगे तो आपको क्या ज़्यादा समझ में आएगा कि कौन से अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई थी। ठीक है, तो इसमें क्या है प्रांतों में क्या है द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं, यानी द्वैध शासन था। और क्या है और दो क्या है प्रांत के जो विषय थे उन्हें कितने दो भागों में क्या है डिवाइड था वो किया गया था। कितने भागों में क्या डिवाइड किया गया था, दो भागों में डिवाइड किया था। एक क्या था रक्षित थे, एक क्या थे स्थानांतरित थे। यानी जो रक्षित विषय थे वो जो इंपॉर्टेंट विषय थे उन्हें क्या गवर्नर थे जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने अपने पास रखे थे। और जो क्या दूसरे विषय थे जिनकी ज़्यादा इनकम नहीं आते थी उन्हें क्या है जो भारत के लोकप्रिय मंत्री थे उनको दे दिया गया था और उन्हें कहा था आप इनको संभालें। जिससे स्वास्थ्य था, ठीक है, स्वास्थ्य था, स्वच्छता था और कृषि था, इनसे क्या है ज़्यादा क्या है नहीं थी। तो इनको क्या है भारतीय जो लोग थे जो मुख्य भारत के जो मुख्य लोकप्रिय मंत्री थे उनको क्या है सौंप दिए गए थे। वित्त, राजस्व, विदेश और क्या सिंचाई है। ठीक है, इनको क्या है किसने गवर्नर ने लिखे थे। ठीक है, तो क्या है विषयों को कितने भागों में दो भागों में डिवाइड किया गया था। ये तो क्या थे, ये तो रक्षित थे, एक दूसरे कौन से थे स्थानांतरित थे। रक्षित विषयों में उन विषयों को रखा गया था जिनसे ज़्यादा इनकम के स्रोत थे, जिनसे ज़्यादा आय थी, तो अंग्रेजों ने क्या उन्हें अपने पास रख लिए थे। और दूसरे क्या थे स्थानांतरित थे, यानी जिससे बिल्कुल इनकम नहीं थी, जहाँ पैसे लगने की, ठीक है, जेब से पैसे लगते थे, वो क्या है भारत के जो लोकप्रिय मंत्री थे उनको दे दिए गए। ठीक है, भारत के लोकप्रिय क्या खुद खुश हो गए थे कि हमें क्या कुछ ना कुछ दिया है, अंग्रेजों ने क्या कुछ ना कुछ दिया है, लेकिन इसमें क्या पैसे जेब से लगते थे। तो इन विषयों की संख्या कितनी थी 20 थी और 22 थी। ठीक है, ज़्यादा मोस्टली 22 मानी जाती है, इनमें क्या 28 मानी जाती है, लेकिन दोनों ऑप्शन दे दे तो इनमें क्या रक्षित विषयों की संख्या अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है, तो दोनों को साथ में लेकर चलते हैं कि रक्षित विषयों की संख्या 20 या 22 थी। दोनों में एक ऑप्शन आएगा, कोई भी आज एक ऑप्शन देगा आपको। तो रक्षित विषयों की संख्या 20 या 22 थी और हस्तांतरित जो विषय थे उनकी संख्या कितनी 28 या क्या है 30 रखी थी। इसमें क्या कौन कौन से विषय आए थे, वित्त, राजस्व, विदेश और सिंचाई है, यानी वित्त विभाग और राजस्व विभाग, इनकम टैक्स, राजस्व विभाग जहाँ से क्या आय के स्रोत है, वित्त, राजस्व, विदेश, विदेश से जो क्या है इनकम आता था वो, और क्या सिंचाई है। हमें पता है सिंचाई पानी के लिए क्या पैसों की भरमार थी। ठीक है, लोग पैसे दे रहे थे, पानी के लिए क्या पैसों का प्रतिबंध कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से क्या इनकम हो रही थी। और दूसरे जो विषय थे स्थानांतरित, यानी जहाँ से क्या बिल्कुल भी आय के स्रोत नहीं थे, तो वो विषय क्या जो भारत के लोकप्रिय मंत्री थे उनको दे दिए गए थे और उन्हें कहा था आप क्या इनको संभालें। ठीक है, तो ये कौन से थे, कृषि था, स्वास्थ्य था और स्वच्छता थे। प्राचीन समय में कृषि नहीं होती थी, नाम मात्र की होती थी। ठीक है, तो अंग्रेजों क्या नील की खेती करने के लिए उनको बाध्य किया हुआ था, तो किस प्रकार की कृषि होगी। ठीक है, तो कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता है। ठीक है, क्यों कृषि जितने आए थे ये टैक्स लगा देते थे, अंग्रेज अधिकारी कहते थे हमें तो इतना हिस्सा चाहिए। ठीक है, तो इन्हें था माथा पच्ची ये करेंगे अपने को क्या एक हिस्सा मिल ही जाएगा, इसलिए क्या ये इन्होंने क्या है ये विषय थे वो अपने पास नहीं रखे थे और इन्हें क्या है भारतीयों को ये जो विषय थे वो सौंप दिए थे। ठीक है, तो कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 1919 का भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, 1919 का क्या है भारत शासन अधिनियम है। ठीक है, 1919 का क्या कहलाता है भारत शासन अधिनियम है।
ठीक है। 1919 का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। इस अधिनियम का अन्य नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। और इसकी में क्या है प्रांत, इस अधिनियम की विशेषता क्या है? इसमें क्या है? प्रस्तावना का होना इसकी क्या है? विशेषता है, ठीक है। 1919 के अधिनियम की विशेषता क्या है? इसकी जो विशेषता है वो क्या है? 1919 की अधिनियम की विशेषता क्या है? इसका प्रस्तावना का होना, प्रस्तावना का होना, प्रस्तावना का होना क्या है? 1919 के अधिनियम की क्या है? विशेषता है। प्रस्तावना का होना क्या है? 1919 का जो अधिनियम है उसकी क्या है? विशेषता है। और इसमें क्या है? अन्य नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। अन्य नाम क्या है इसका? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हो गई थी। केंद्रीय विधानसभा, प्रांतीय विधान परिषद थे, वो क्या है? अलग अलग हो गए थे, यानी द्वैध शासन की शुरुआत बताएंगे अभी किस प्रकार डिवाइडेशन हुआ था। तो द्वैध शासन की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत? 1919 के अधिनियम से मानी जाती है। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभक्त कर दिया गया, यानी दो भाग कर दिए गए। एक तो क्या था? रक्षित था, दूसरा कौन सा था? स्थानांतरित था। रक्षित में वो विषय आते थे जो अनइम्पोर्टेंट थे, तो इंपॉर्टेंट थे वो क्या गवर्नर ने खुद रखे थे, ठीक है। और स्थानांतरित में वो विषय आते थे अनइम्पोर्टेंट थे, वो क्या भारत का जो कोई लोकप्रिय मंत्री था उसको दे दिया, आपको क्या है ये संभालने हैं। तो इसमें क्या था? वित्त, राजस्व, विदेश और क्या? सिंचाई था, ठीक है। और इसमें क्या था? कृषि था, स्वास्थ्य था, और क्या है? कृषि था यानी स्वास्थ्य था, और क्या था? स्वास्थ्य था, ठीक है। और इस अधिनियम के द्वारा क्या है? उत्तरदायी शब्द का सर्वप्रथम बार क्या है प्रयोग था, वो किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत क्या है? उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। तो 1919 के अधिनियम के तहत प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्द का जो प्रयोग था वो किया गया था, ठीक है। मैंने इसके बाद में पीछे बताया था कि 1853 में क्या थी? लघु संसद थी, ठीक है। 1853 में क्या है? लघु संसद थी। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या है? केंद्रीय विधानसभा को दो भागों में बांट दिया गया था। यहाँ क्या द्वैध शासन की शुरुआत होगी, यानी दो भागों में डिवाइडेशन किया गया था। केंद्रीय जो विधानसभा थी वो क्या है? दो भागों में बांट दी थी, ठीक है। अभी बताएंगे कि ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। तो इससे आगे चलते हैं कि 1919 के अधिनियम के तहत 1919 का जो अधिनियम था उसके तहत क्या है? जो केंद्रीय विधानसभा थी उसे क्या है? दो भागों में डिवाइडेशन था वो कर दिया गया था। एक तो केंद्रीय विधानसभा थी, दूसरा कौन सा था? प्रांतीय थी, जिसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के नाम से क्या है? जानते हैं। जिसे क्या वर्तमान में क्या जानते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात की 1853 में मैंने क्या बताया? लघु संसद, ठीक है। 1853 में प्रथम बार यानी क्या है? लघु संसद का निर्माण किया था। लघु संसद बताया था मैंने। लघु संसद में ब्रिटेन में क्या है? 1908 में क्या है? मॉन्टेग्यू कौन सा था? मार्ले मिंटो अधिनियम था, उसको पेश किया था। 1908 में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की। ए रोनेल्ड स्मिथ थी जिसने 1906 में एक रिपोर्ट को बनाने के लिए कहा था, और इस समिति ने 1908 में रिपोर्ट बनाई थी और ब्रिटेन के लघु संसद में पेश की थी। वो यही संसद है 1853 में। जिस छोटी संसद थी उसका नाम क्या है? लघु संसद था। बाद में सदस्यों का जैसे जैसे सदस्य बढ़ते गए तो इसका क्या दो रूप दे दिए गए थे, और क्या इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो इसके संभाग बना दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, ठीक है। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था। तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत की पूछेगा आपसे कि केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कौन से अधिनियम के तहत मानी जाती है? तो 1919 का अधिनियम था जिसके तहत क्या केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की क्या है शुरुआत थी, वो मानी गई थी। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। मैंने बताया द्वैध शासन की शुरुआत, केंद्र में क्या द्वैध शासन की शुरुआत इन दो भाग में इसको क्या है डिवाइड किया गया था। दो सदन इसमें क्या है बनाए गए थे। एक का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा, ठीक है। एक का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा था, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है 1853 में जो प्रथम बार बैठी थी उसे क्या कहा गया? लघु संसद कहा, जो ब्रिटेन में थी। प्रथम बार इसका बनाया गया था। और बाद में जैसे जैसे सदस्यों की संख्या क्या है बढ़ती गई, वैसे वैसे क्या है इनका जो क्या है सदस्यों का कार्यकाल था वो बढ़ा दिया गया और उनके क्या दो भाग बन दिए, ठीक है। दूसरा कौन सा? केंद्रीय विधानसभा थी। प्रथम का नाम क्या था? केंद्रीय विधानसभा, यहाँ याद रखिए, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा थी। और दूसरे कौन से थे? जो प्रतिनिधि चुनकर आए थे उन्हीं के अनुसार पर इनका नाम क्या रखा गया था? राज्य परिषद है। इसका नाम क्या रखा था? राज्य परिषद है, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, जो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की जो शुरुआत थी, वर्तमान में जो लोकसभा और राज्यसभा है उसकी शुरुआत कौन से अधिनियम से मानी जाती है? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसी में मानी जाती है। इसमें क्या है दो सदन बनाए थे। इसमें लोकसभा और राज्यसभा नाम न रखकर क्या कहा गया था? केंद्रीय विधानसभा, यानी केंद्र के जो लोग हैं उनकी एक विधानसभा होगी और क्या राज्य के जो सदस्य होंगे उनकी क्या है राज्य परिषद होगी, ठीक है।
इसमें क्या होगी, राज्य परिषद होगी। ये तो कौन सी, केंद्रीय विधानसभा होगी। और दूसरा कौन सा है, राज्य जो परिषद है वो होगी। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद है। इसमें सदस्य कितने थे, इसमें सदस्य उस टाइम कितने रखे गए थे, 143। ठीक है, और इसमें सदस्य थे वो कितने से रखे गए थे, इसमें सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितने कुल सदस्य कितने थे, 60 थे। इसमें कितने थे, 60 थे। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसमें क्या सदस्यों की संख्या 2 थी, यानी केंद्रीय विधानसभा में सदस्य कितने थे उस समय जब केंद्रीय विधानसभा बनी थी, सदस्यों की संख्या कितनी थी, 143 थी। और इसमें कितनी थी, 60 थी। ठीक है, इसमें कितनी थी, 60 थी। अब क्या है, उस समय जब ये प्रथम बार इसका निर्माण हुआ था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत, तो इसका कार्यकाल कितना रखा गया था। वर्तमान जो लोकसभा राज्यसभा का कार्यकाल हम जानते हैं, लेकिन उसमें इसका जो कार्यकाल था वो कितना रखा गया था। तो केंद्रीय जो विधानसभा थी उसका कार्यकाल कितना था, कार्यकाल उसमें उसका कार्यकाल 3 वर्ष रखा था। कितना था, 3। और राज्य परिषद की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष रखा था। तो राज्य परिषद है, वर्तमान में राज्यसभा कहा जाता है, और इसका कार्यकाल वर्तमान में 6 वर्ष है। लेकिन उस समय इसका कार्यकाल, इसका नाम राज्य परिषद था और इसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष हुआ करता था। वर्तमान में जिसे लोकसभा के नाम से जानते हैं, उसमें इसका नाम केंद्रीय विधानसभा किया गया था, और इसका जो कार्यकाल था वो कितना, 3 वर्ष था। और इसमें सदस्य कितने थे, 143 थे। और इसमें कितने थे, 60 थे। ठीक है, इसमें अगर बात करते हैं निर्वाचित और मनोनीत कितने थे, इसमें क्या है, निर्वाचित और क्या है, मनोनीत कितने थे। तो इसमें क्या है, सदस्यों का निर्वाचन था या कितना का मनोनीत था। ठीक है, इसमें जो निर्वाचित सदस्य थे और क्या थे, मनोनीत थे। दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको। ठीक है, यानी इसमें निर्वाचित सदस्य कितने थे, कुल कितने थे, 143, 143 टोटल सदस्य। तो केंद्रीय विधानसभा में कितने थे, 143 थे। लेकिन इनकी अगर हम बात करते हैं, इनमें निर्वाचित कितने थे और क्या है, मनोनीत कितने थे, यानी कितनों को चुनकर लाया गया था। तो इनमें अगर बात करते हैं तो 103 इसमें क्या निर्वाचित थे। ठीक है, और 40 क्या थे, इसमें मनोनीत थे। 40 क्या थे, इसमें क्या है, मनोनीत थे। ठीक है, 103 तो क्या चुनकर आए थे, लेकिन 40 को क्या है, मनोनीत किया गया था। ठीक है, 40 को क्या था, मनोनीत था वो किया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें सदस्य कितने थे, 60 थे। निर्वाचित कितने थे और मनोनीत कितने थे, निर्वाचित और क्या है, मनोनीत सदस्यों की संख्या अगर हम बात करते हैं राज्य परिषद में कितनी थी। ठीक है, राज्य परिषद में निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों की कुल कितने थे, 60 है। लेकिन निर्वाचित की अगर यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर कितने, 103, यहीं से याद रखेंगे। 3 से क्या है, यहाँ लीजिए 33। ठीक है, 3 से क्या लीजिए, 33 है, और इधर क्या है, 40 है। तो 3 7 में से 10 में से 3 घटाएंगे तो कितने, 7 रहेगा, यानी 27 है। ठीक है, मनोनीत कितने थे, 27 सदस्य थे। तो इस प्रकार जो प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद है उसमें सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। उसमें जो सदस्य थे उनका निर्वाचन किया गया था प्रत्यक्ष रूप से। क्या निर्वाचन आंशिक रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन के साथ 1909 के अधिनियम से मान ली जाती है, और वहाँ से क्या थोड़े थोड़े सदस्य क्या चुन लेते थे। तो इस प्रकार क्या है, इन्हें 103 सदस्य इस प्रकार चुनकर आए थे, और 40 थे वो क्या थे, मनोनीत थे। ठीक है, इसमें निर्वाचित 33 थे और मनोनीत कितने थे, 27 थे। आपको समझ में आएगा कि 1919 का भारत शासन अधिनियम का नाम क्या है, मोंटेग्यू चेम्स्फोर्ड अधिनियम है। इस अधिनियम के तहत क्या है, विषयों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। एक का नाम रक्षित था, दूसरा का नाम हस्तांतरित था। रक्षित विषय क्योंकि भारत के जो गवर्नर थे उनको दे दिए गए थे, हस्तांतरित विषय के भारत के जो लोकप्रिय मंत्री थे उन्हें दे दिए गए थे। और रक्षित की अगर बात करते हैं, वित्त, राजस्व, विदेश और सिंचाई, जहाँ से इनकम होते थे वो उन्होंने खुद के पास रखे थे। और दूसरा क्या है, दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन से आते हैं, हस्तांतरित विषय भारत के लोकप्रिय मंत्रियों को दिए गए थे, जिसमें क्या कृषि था, शिक्षा था और स्वास्थ्य था। ठीक है, इनके ऊपर क्या है, इन्होंने क्या है लगा था, क्योंकि पैसे लगने थे, उन्होंने इसके ऊपर क्या दे दिया गया था। तो प्रांतीय विधानसभाओं का 2 भागों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत कौन से अधिनियम, 1919 के अधिनियम के तहत क्या है, द्विसदनात्मक व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है, यानी 2 सदन बना दिए गए थे। प्रथम बार हमने पढ़ा था 1853 में लघु संसद का निर्माण कहाँ पर, ब्रिटेन में हुआ था। उसके बाद में जैसे जैसे सदस्य बढ़ते गए, इसका क्या है, विस्तार किया गया और इसके 2 सदन बना दिए गए थे। वो भारत की अगर हम बात करते हैं तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत में क्या 2 सदन बनाए थे, जिसके प्रथम का नाम केंद्रीय विधानसभा था और दूसरे का नाम क्या था, राज्य परिषद था, जिसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अब केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का था। वर्तमान में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का था, 5 वर्ष का है, लेकिन उस समय क्या है, इसका केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था। और राज्य जो परिषद थी उसका कार्यकाल कितना, 5 वर्ष का है। इसमें 2 प्रकार के सदस्य चुनकर आए थे, एक तो निर्वाचित थे, एक क्या थे, मनोनीत थे। कुल सदस्यों की संख्या केंद्रीय विधानसभा के प्रथम चुनाव में 143 से, जिसमें निर्वाचित 103 आए थे और मनोनीत कितने आए थे, 40 आए थे। ठीक है, मनोनीत यानी इनके द्वारा मनोनीत किए गए थे लोगों के, जो एक कमेटी बैठी थी उनके द्वारा अपने आप
अपने आप का चुनकर इनको भेजा गया था। और इसमें क्या सदस्य 60 थे, जिसमें क्या निर्वाचित सदस्य 33 थे और उन्होंने कितने थे 27 थे। इस प्रकार 60 सदस्य थे। जिसे वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो इन वर्तमान में इनके नाम दिए गए हैं, ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसे क्या है वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है लोकसभा और क्या है राज्य। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है, इसे तो क्या कहेंगे लोकसभा है, इसे तो क्या कहते हैं लोकसभा है, और इसे क्या कहेंगे राज्यसभा है, इसे क्या कहेंगे वर्तमान में राज्यसभा है। ये कौन सा सदन है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, प्रथम सदन है। और कौन सा कहलाता है अस्थायी सदन है, कौन सा है अस्थायी सदन है। इसे द्वितीय सदन कहा जाता है और इसे स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहते हैं स्थायी सदन है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रथम सदन है और इसे क्या निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। प्रथम सदन है और इसे क्या कहा जाता है निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सा है प्रथम सदन है और क्या अस्थायी सदन है। लोकसभा को क्या कहा जाता है प्रथम सदन है और इसे क्या कहा जाता है अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे द्वितीय सदन कहा जाता है, ठीक है। तो लोकसभा है ना, लोकसभा इसे क्या कहते हैं निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन। और इसे क्या कहा जाता है उच्च सदन कहते हैं। ये क्या संसद में पढ़ेंगे, अपने संसद में विस्तारपूर्वक बताएंगे आपको, इसे क्या कहते हैं उच्च सदन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट आ रहा है तो बता देता हूँ कि जो 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा बनी थी, जिसे वर्तमान में लोकसभा के नाम से जानते हैं, और जो वहाँ की राज्य परिषद थी उसे वर्तमान में राज्यसभा के नाम से क्या है जानते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है। अस्थायी प्रत्येक 5 साल बाद यह भंग होता है। जो लोकसभा है प्रत्येक 5 साल बाद नए सदस्य चुनकर आते हैं, और जो नए सारी लोकसभा है वो नए सदस्यों से निर्मित होती है। इसलिए क्या अस्थायी सदन है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद में कुछ समय के लिए स्थगित कर दी जाती है। जब तक नई सभा चुनकर नहीं आती तब तक ये कार्यकाल में नहीं रहती है, तो इसलिए क्यों अस्थायी सदन कहा जाता है। दूसरा राज्यसभा, इसे क्या राज्य परिषद को राज्यसभा कहा जाता है। वर्तमान में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसका वर्तमान में लोकसभा कार्यकाल कितना 5 वर्ष का होता है। तो राज्यसभा है इसे उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है, और क्या स्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्थायी सदन। स्थायी मतलब लगातार यह चलती रहती है 6 वर्ष का, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन ये क्या लगातार कंटिन्यू चलती रहती है, ये कभी भंग नहीं होती है। इसमें केवल और केवल क्या है जब इनके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो नए सदस्य चुनाव करके निर्वाचित करके या मनोनीत करके भेज दिए जाते हैं वहाँ। जैसे राज्यसभा की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के 10 सदस्य क्या है राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तो वो क्या है उनके द्वारा क्या है जो विधानसभा के सदस्य उनमें क्या है 10 सदस्यों का चुनाव करके वहाँ भेज दिया जाता है। इसी प्रकार हरियाणा है, पंजाब है, सो सभी स्टेट से क्या है राज्यसभा में एक परिपेक्ष आंकड़ा होता है, उसी के आधार पर सदस्यों का क्या है निर्वाचन जो है होता रहता है। तो ये स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, कभी भंग नहीं होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है स्थायी सदन है। उच्च सदन है, ठीक है। ये क्या है द्वितीय सदन भी कहा जाता है। उच्च सदन क्यों कहा गया, क्योंकि इसे स्थायी या उच्च सदन क्यों, क्योंकि क्या है इसमें ज़्यादा तो क्या सदस्य इसमें होते हैं 545 के करीब होते हैं, इसमें केवल 245 के होते हैं, 250 के करीब का टोटल सदस्य 250 होते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो 245 के सदस्य इसमें क्या होते हैं, और इसमें क्या है जम्मू कश्मीर को इसमें शामिल किया जाए तो 545 के सदस्य क्या है बनते हैं, ठीक है। टोटल 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है, जिसमें 2 आंग्ल भारतीय है, तो 543 सदस्य इसमें। तो सदस्यों की संख्या ज़्यादा है, तो लेकिन सदन क्या है उच्च ये होना चाहिए, लेकिन इसको उच्च कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि हमने क्या संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से ली है, ब्रिटेन से ली है। ब्रिटेन से बताएंगे आपको कि कौन कौन से देश से हमने कौन कौन सी कार्य प्रणालियाँ हैं वो ली है। तो हमने क्या यहाँ पर जो क्या है संसद की जो कार्य प्रणाली वो ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन में संसद में क्या है प्रथम सदन राज्यसभा ही को कहा जाता है। यह उच्च सदन था, वहाँ पर क्या उच्च सदन था वहाँ से लिया गया है, तो राज्यसभा को उसी के अनुरूप क्या उच्च सदन का नाम दिया गया है। यह कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको इतना समझ में आएगा कि 1919 के अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा थी, उसका कार्यकाल 3 वर्ष का था, 143 सदस्य थे, 103 का निर्वाचित थे, 40 का मनोनीत थे। और इसमें क्या है राज्य परिषद की बात करते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का था, और इसमें सदस्य 60 थे, निर्वाचित 33 थे, मनोनीत कितने थे 27 थे, ठीक है। 1919 में अधिनियम के प्रावधान पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या जो प्रावधान थे वो किए गए थे, ठीक है। इसमें इतना आपको समझ में आया होगा,
ठीक है। हाँ, संसद की बात करके बिल्कुल आपको एक एक चीज़ इसमें आपको बताएंगे कि संसद किस प्रकार बनी थी, संसद बनने से पहले कौन इसका कार्य करता था, कहाँ पर इनका कार्य संपन्न किया जाता था, बताएंगे। इसमें लोकसभा है, राज्यसभा है और कौन से हैं, किस किन से बन करके संसद पूर्ण बनती है। संसद पूर्ण की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से इसमें शामिल होते हैं, जब संसद का क्या है पूर्ण बहुमत या पूर्ण अधिकार माना जाता है, तो वो बाद में करेंगे। ठीक है, इसके धीरे धीरे क्या टॉपिक आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको क्या है इंटरेस्ट होता जाएगा। पॉलिटिकल वैसे ही क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर इच्छा के अनुसार पढ़े तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या है ये टॉपिक है। तो अब हम बात करते हैं कि 1919 के अधिनियम के प्रावधान। तो मैंने ये तो बताया था आपको इतने। इसके बाद क्या है, इस अधिनियम के तहत क्या आंग्ल भारतीयों के लिए क्या है आरक्षण का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें क्या है आंग्ल भारतीयों के लिए 1919 के अधिनियम के तहत आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों व अन्य जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। अन्य जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान। ठीक है, तो जैसे ही हम 1919 का अधिनियम पढ़ते हैं उसमें क्या आंग्ल भारतीय सिख है, मुस्लिम आंग्ल भारतीय है, सिख है और अन्य जो जातियां थी उनके लिए क्या आरक्षण का विस्तार किया था, यानी कि इन्हें भी आरक्षण दिया गया था। लेकिन इससे पहले हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा था, उसमें केवल और केवल क्या मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। हमने वहां पर पढ़ा था प्रांतीय विधान परिषदों में 5 सीटें क्या मुस्लिमों के लिए आरक्षित रख दी गई थी, जिससे क्या मिट्टो ने मार्ले को पत्र लिखा कि हम क्या नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम क्या बहुत ही भीषण होगा कि हम क्या ऐसा प्रावधान कर रहे हैं केवल मुस्लिमों को एक क्या है एक क्राइटेरिया अलग से दे रहे हैं, तो इसलिए क्या है हम क्या है बहुत ही खतरनाक कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम भविष्य में क्या हमें देखने को मिलेगा। और क्या है जवाहरलाल नेहरू ने क्या है इस अधिनियम के बारे में कहा था कि इस अधिनियम ने एक दिन में पाकिस्तान को क्या खड़ा कर दिया। ये बातें कही थी, क्यों कही थी, क्योंकि वहां पर केवल और केवल मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था। याद रखिएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम में केवल मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन जब 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था तो उसमें क्या आरक्षण का विस्तार किया गया था और उसमें क्या मुस्लिमों के अलावा सिखों और अन्य जो जातियां थी आंग्ल भारतीय विदेशी थे अनारी थे उनको भी क्या आरक्षण था वो दिया गया था। तो एक शब्द आता है आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, आंग्ल क्या है भारतीय, आंग्ल भारतीय। ठीक है, तो वह व्यक्ति जिसकी पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति विदेश का रहने वाला हो और बच्चा उन दोनों से उत्पन्न हुआ हो और वह विदेश में रहता हो तो उसे क्या कहा जाता है आंग्ल भारतीय कहा जाएगा। ठीक है, विदेश में या जहां यहाँ रहता है तो उसे क्या आंग्ल भारतीय, यानी क्या है कोई बच्चा है उसका या तो क्या है बाप या क्या है उसकी माँ, दोनों में से क्या एक भारतीय हो और दोनों का बच्चा क्या है बच्चा उनका हो तो उसे क्या आंग्ल भारतीय कहा जाएगा और उसे क्या भारत में वोट देने का अधिकार है, उसे मत देने का अधिकार है। ये कब 1919 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था। आंग्ल भारतीय वह व्यक्ति जिसकी पितृ परंपरा का कोई व्यक्ति विदेश का रहने वाला हो और उसकी माँ भारतीय हो तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा आंग्ल भारतीय कहलाएगा। या वह व्यक्ति या वह बच्चा जिसका बाप क्या है भारत का रहने वाला और माँ के विदेश की हो तो क्या कहलाएगा आंग्ल भारतीय कहलाएगा। ठीक है, तो इन आंग्ल भारतीयों के लिए क्या है प्रावधान था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या है किया गया था। ठीक है, आंग्ल भारतीयों के लिए क्या है भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या है जो प्रावधान था वो आरक्षण के लिए क्या है किया गया था। ठीक है, तो 1919 का अधिनियम में और इसके अलावा क्या क्या प्रावधान थे वो किए गए थे। ठीक है, तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या है लोकसभा और राज्यसभा में भी क्या आंग्ल भारतीयों के लिए क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या आंग्ल भारतीयों के लिए प्रावधान किए गए थे। ठीक है, 1919 के अधिनियम में संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत 331 में लोकसभा में 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित थी, 2 सीटें आंग्ल भारतीयों के लिए आज भी आरक्षित है। और 333 के तहत विधानसभा में 1 सीट। ठीक है, तो विधानसभा में क्या 1 सीट आंग्ल भारतीयों के लिए, आंग्ल सीधा मैं आंग्ल लिख देता हूं यहां से आपको समझ में आएगा कि 1919 के अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 300 इन द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 331 रिप्रेजेंटेड 2 सीट आर प्रिजर्व फॉर आंग्ल भारतीय। ठीक है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो जो इंडियन है उनके लिए लोकसभा में 2 सीटें संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत क्या है प्रिजर्व है यानी संरक्षित है। तो 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय चुन सकते हैं, ये परंपरा है। वर्तमान में 545 सदस्य हैं, उनमें से 2 क्या है आंग्ल भारतीय, लेकिन वर्तमान में ये पद क्या है खाली है। तो 333 के तहत विधानसभा में कितने हैं 1 सीट आंग्ल भारतीयों के लिए संरक्षित है। कोई भी विधानसभा है राजस्थान की, पंजाब, हरियाणा की, उसमें क्या 1 सदस्य को क्या है चुना जा सकता है। श्री
क्या है, चुना जा सकता है। प्रथम आंग्ल भारतीय कौन सी थी? प्रथम दो व्यक्ति जो थे प्रथम बार जो लोकसभा में क्या है आंग्ल भारतीयों को आरक्षित किया गया था वो कौन कौन से थे? श्रीमती इंडिग्रेट मैकाकिलियोड और क्या सर चार्ल्स डिमास थे। ठीक है, श्रीमती इंडिग्रेट मैकाकिलियोड क्या थी? प्रथम महिला। प्रथम व्यक्ति कौन सा था? प्रथम महिला श्रीमती इंडिग्रेट मैकाकिलियोड। और ये कौन से थे? व्यक्ति की बात करते हैं सर चार्ल्स डिमास। सर चार्ल्स डिमास। ठीक है, ये दो व्यक्ति थे, इन्हें लोकसभा में प्रथम बार के आंग्ल भारतीयों के रूप में क्या है चुना गया था। और ये अगर बात करते हैं तो ये तो क्या था? केरल का था। ठीक है, ये तो क्या व्यक्ति चार्ल्स डिमास की बात करते केरल का एक व्यक्ति था। और ये कौन सी थी? छत्तीसगढ़ के एक स्कूल की प्रिंसिपल थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ स्कूल की क्या है? प्रिंसिपल थी, स्कूल की प्रिंसिपल। ठीक है, तो इन दो व्यक्तियों को प्रथम बार लोकसभा में क्या आंग्ल भारतीय के रूप में क्या है चुना गया था। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 सीटें इनके लिए आरक्षित थी और वर्तमान में भी है। लेकिन और क्या विधानसभा में 333 है, विधानसभा में 1 सीट के आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षित है। ठीक है, और क्या प्रथम श्रीमती इंटीग्रेट मैकाकिलियोड और व्यक्ति के रूप में अगर बात करते हैं सर चार्ल्स डिमास थे, वो केरल के पीएचडी विभाग के प्रोफेसर थे और वो कौन सी थी? छत्तीसगढ़ हाई स्कूल की क्या है प्रिंसिपल थी। ठीक है, तो वहाँ से क्या है इन दो व्यक्तियों को चुना गया। तो वर्तमान में क्या है पद ये खाली है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो इनके लिए क्या है ये वर्तमान में खाली है। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आएगा। 1919 के अधिनियम के हम क्या प्रावधान पढ़ रहे हैं, उनमें क्या क्या चीजें थी वो बनाई गई थी। ठीक है, 1919 के अधिनियम के तहत 1919 के अधिनियम के तहत एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका नाम क्या था? ली कमीशन है। 1919 के अधिनियम के तहत क्या है एक कमेटी का निर्देश के 1923 में एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम क्या था? कौन सा था? ली कमीशन था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? ली कमीशन था। ली कमीशन था। उसके अनुशंसा के बाद 1926 में यूपीएससी का जो का गठन किया गया था। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत एक कमेटी का गठन किया गया था। इसके 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम क्या था? ली कमीशन है। इस कमीशन ने 1926 में यूपीएससी के गठन का प्रावधान दिया था कि यूपीएससी का गठन करें। क्या करें? यूपीएससी का गठन करें। ठीक है, तो 1926 में क्या है यूपीएससी का गठन हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन सा था? सरोज बारकर को इसका प्रथम अध्यक्ष जो है वो बनाया गया था। ठीक है, सरोज बारकर को यूपीएससी का प्रथम अध्यक्ष क्या है वो बनाया गया था। ठीक है, इसमें 10 सदस्य और क्या एक अध्यक्ष होता है। यूपीएससी में क्या 10 अध्यक्ष होते हैं और एक क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, यूपीएससी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या 10 अध्यक्ष है और क्या है एक सदस्य है वो देखा गया है। ठीक है, तो कौन सा है इसके बाद में हम पढ़ेंगे। 1919 के अधिनियम की बात करते हैं। 1923 में ली कमीशन का गठन किया गया जिसकी सिफारिश पर 1926 में यूपीएससी का गठन किया गया। यूपीएससी का गठन किया गया। इसमें क्या है एक अध्यक्ष है प्लस क्या 10 क्या है सदस्य हैं। 10 क्या है सदस्य है। प्रथम इसका अध्यक्ष कौन सा था? सरोज बारकर था। सरोज बारकर है। और वर्तमान तो आपको पता ही होगा वर्तमान कौन सा है। वर्तमान सदस्य की बात आप जानते ही होंगे तो लिख लीजिएगा वर्तमान सदस्य है। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान इसका सदस्य कौन है। ठीक है, क्यों पढ़ते हैं तो आरपीसी यूपीसी इनके सदस्य चेयरमैन हैं, इनके बारे में तो हम अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि वर्तमान में क्योंकि सरोज संस्था है ये दिल्ली में है। यूपीसी कहाँ पर है? दिल्ली में है। और प्रतिवर्ष क्या है पीसीएस परीक्षाओं का आयोजन है इनके द्वारा करवाया जाता है। देश की सर्वोच्च जो शिक्षा है यूपीएससी है वो यहीं दिल्ली में है। इनके द्वारा आईसीएस और आईसीएस पहले इसका आईसीएस नाम था, आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं का आयोजन क्या है इन्हीं के द्वारा जो है वो करवाया जाता है। तो इसका अध्यक्ष पढ़िए कई दिन पहले चर्चा में था, ये पेपर आया था जब आईएएस का पेपर एग्जाम में आया था तो उस समय क्या है इस अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई थी कि इस प्रकार का पेपर क्यों बनाया। ठीक है, अध्यक्ष को पता नहीं रहता है कि ठीक है, तो इनके क्या है आप देखिए वर्तमान अध्यक्ष कौन है और बताइए। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष क्या है इसका ये। तो 1923 में कमीशन था ली कमीशन जिसके अनुशंसा के आधार का इसका क्या है आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसके बाद में क्या है आईसीएस जो इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा थी वो क्या ब्रिटेन के साथ 1919 के अधिनियम के तहत क्या है आईसीएस परीक्षा का आयोजन क्या है भारत में किया जाने लगा। आईसीएस परीक्षा का आयोजन
ब्रिटेन के साथ भारत में भी किया जाने लगा। तो जब क्या है 1919 के अधिनियम से पहले क्या है केवल और केवल क्या ब्रिटेन में आईसीएस परीक्षा का आयोजन किया जाता था, लेकिन 1919 के अधिनियम में क्या है इसका प्रावधान किया गया था कि आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा है वो भारतीय जो बच्चा है वो विदेश में देकर नहीं आएगा, भारत में किसका प्रावधान किया गया था और इसका ठीक है। और 1921 में पहली बार इलाहाबाद में क्या है आईसीएस परीक्षा का आयोजन हुआ था। प्रथम बार इंडियन सिविल सर्विस का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत में 1921 में इलाहाबाद में किया गया था। ठीक है, 1921 में इलाहाबाद में प्रथम आईसीएस का आयोजन। ठीक है, तो पहले केवल और केवल क्या ब्रिटेन में आईसीएस परीक्षा का आयोजन था, क्योंकि ब्रिटेन अधिकारी थे वो क्या केवल अपने व्यक्तियों को कहे, क्योंकि वहां की शिक्षा थी लॉर्ड मैकाले था, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति देकर गया था, तो उन्हें क्या उन्हें ये पद्धति पहले भी वहां थी प्रमाणित थी, तो उनके द्वारा कहे केवल अपने क्या जो स्टूडेंट थे उनको कहे ये परीक्षा का आयोजन कराते थे। तो भारत का अगर व्यक्ति को देना चाहे तो उसे ब्रिटेन जाना होता था। तो इसके बाद में 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, अंग्रेजों से कहा गया कि हमारे बच्चे भी कुछ पढ़ने वाले हैं तो उनके लिए आप कुछ प्रावधान करें। तो 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि यह परीक्षा है वो भारत में भी संपन्न होगी। 1921 में यह परीक्षा प्रथम बार क्या है इलाहाबाद में संपन्न हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद में क्या हुई थी? प्रथम क्या है संपन्न हुई थी। ठीक है, इसमें क्या है प्रथम व्यक्ति का स्वतंत्र। ठीक है, तो इसमें क्या दो आईसीएस परीक्षा का 1901 में इलाहाबाद में हुआ था, तो इसमें क्या है दो व्यक्ति क्या है इस परीक्षाओं को पास किए थे। प्रथम जो क्या है पुरुष और महिला की अगर बात करते हैं तो कौन से थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और अन्ना जॉर्ज थे। ठीक है, सत्येंद्रनाथ और अन्ना जॉर्ज क्या है मल्होत्रा थे। दो व्यक्ति के एक महिला और एक पुरुष क्या प्रथम इस आईसीएस परीक्षा में क्या पास हुए थे। 1921 में देख लीजिए आईसीएस परीक्षा का आयोजन प्रथम बार इलाहाबाद में हुआ था और उसमें क्या है एक पुरुष और एक महिला क्या चुनकर आए थे। तो पुरुष कौन सा था? 1921 में जब आयोजन हुआ था इलाहाबाद में आईसीएस का प्रथम बार ही हुआ था, तो महिला कौन सी थी? पुरुष या महिला? प्रथम महिला, तो ये तो कौन से थे? प्रथम पुरुष थे। ठीक है, तो 1921 में जब प्रथम बार क्या है इलाहाबाद में क्या परीक्षा का आयोजन हुआ था, इसमें क्या है दो जो व्यक्ति थे वो चुनकर आए थे। ठीक है, पुरुष की अगर बात करते हैं तो पुरुष कौन से थे और महिला कौन सी थी? ठीक है, पुरुष की अगर हम बात करते हैं तो पुरुष इसमें क्या थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर, अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा। ठीक है, अन्ना जॉर्ज क्या है मल्होत्रा थी। ये प्रथम महिला थी जिसके द्वारा आईसीएस परीक्षा का क्या है आयोजन था, उसमें क्या संपन्न किया गया था। ठीक है, तो देखिए प्रथम बार भारत में क्या है आईसीएस सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन किया था और इसमें क्या है भारतीयों के द्वारा क्या है इसमें अच्छा अनुसार क्या है अपना पद रैंक हासिल की थी। तो प्रथम आईसीएस की बात करते हैं, इसमें क्या प्रथम पुरुष सत्येंद्रनाथ टैगोर थे और प्रथम जो महिला थी वो क्या थी? अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थी। इनके द्वारा क्या है ये परीक्षा पास की गई थी। कितनी खुशी की बात है कि आईसीएस परीक्षा आयोजन प्रथम बार भारत में और भारतीयों के द्वारा क्या है इसको क्रैक किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले क्या है 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया कि तो भारत में परीक्षा होगी, लेकिन उससे पहले क्या ब्रिटेन में होती थी। कोई बच्चा अगर जाए तो वहां पर क्या कितनी तकलीफें थी, वहां जाए और देख रहा है तो आधा दिमाग तो वैसे खराब हो जाता है। ठीक है, अगर उसी क्षेत्र में हो जहां वह निवास करता है तो उसको कितना फायदा होता है। इलाहाबाद में हुई थी तो उन्होंने क्या है सर्वसंपन्न क्या है इन्होंने क्या इस परीक्षा को क्या है पास किया था। तो क्या है पहले ये आईसीएस कहा जाता था। ठीक है, ये क्या है पहले इसका नाम क्या था? इंडियन सिविल सर्विस था। आईपीएस और आईएएस ये नाम नहीं थे। ठीक है, इसे आईएएस ही कहा जाता था। ठीक है, आज़ादी के बाद क्या है आईसीएस था, इसको क्या कर दिया गया? आईएएस कर दिया गया। जब आज़ादी हुई थी 15 अगस्त 1947 को, पहले इसका नाम क्या था? आईएएस है, आईसीएस था। आज़ादी के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया था? आईएएस कर दिया। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो इसका नाम क्या है? उससे पहले आईसीएस था, जब भारत आज़ादी के बाद में क्या इसका नाम क्या कर दिया गया था? आईएएस कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है 1950 में आईएएस को दो भागों में बांट दिया गया था। 1950 की अगर हम बात करते हैं 1950 के बाद 1950 में एक तो क्या था आईएएस रखा गया था, एक क्या था आईपीएस रखा गया था। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और इंडियन पुलिस सर्विस है, यानी जो पुलिस में अधिकारी बनेगा उसे आईपीएस कहा जाता था। एसपी डीएसपी ये हैं और ये क्या आईएएस है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इसे आईएएस का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 1950 से पहले जब भारत का आज़ाद हुआ था उससे पहले इसको आईसीएस कहा जाता था और आज़ादी के बाद इसे आईएएस कहा जाने लगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कहा जाने लगा। 1950 में इसका दो भागों में डिवाइडेशन कर दिया, एक का नाम था आईएएस है, एक है
आईपीएस है, यानी आईएएस होगा वो कलेक्टर बनेगा और आईपीएस है वो एसपी डीएसपी इस रैंक में जाएगा, यानी पुलिस कमिश्नर की श्रेणी में क्या है आई पुलिस सेवा में जाएगा। और ये कलेक्टर जिले का मालिक कौन बनेगा, आईएएस बनेगा, ठीक है। और इसके क्या है वर्तमान की अगर बात करते हैं पद जब निकाले जाते हैं तो इनमें क्या आईएएस और आईपीएस के अलग अलग पदे होते हैं, ठीक है। दो क्या है दो अलग अलग पद होते हैं। ये तो क्या आईएएस होता है, इसके लिए क्या जैसे 1000 पद निकले उसमें 70-80 के आईएएस के होते हैं, प्रॉपर आईएएस में जाएगा 70-80 पद क्या है आईएएस के होते हैं। इसके नीचे के जो पद होते हैं आईपीएस में आएंगे, फिर क्या है आईएफएस में आएंगे, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है। पहले जो था केवल और केवल कितने 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी। 1950 में कितनी सेवाएं थी, 2 अखिल भारतीय सेवाएं थी, जिसे एक को आईएएस कहा जाता था और एक को क्या आईपीएस नाम दिया गया था। लेकिन बाद में आईएफएस एक तीसरी अखिल सेवा का क्या गठन किया गया था, जिसे भारतीय कुछ फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता था, ठीक है। भारतीय वनरक्षक जो सेवा है उसका भी नाम क्या है आईएफएस की श्रेणी में रखा गया, ठीक है। मूल संविधान में केवल 2 सेवाएं थी। मूल संविधान में जब 1950 के संविधान को मूल संविधान कहा जाता है तो 1950 में कितनी थी, केवल 2 संविधाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में केवल 2 सेवाएं थी। एक का नाम क्या था आईएएस है और एक का नाम क्या था आईपीएस था, ठीक है। तो ये 2 ही सेवाएं थी 1950 के अधिनियम तक के है। इनकी सेवाओं का नाम कितना था, 2 ही था। एक का नाम क्या था आईएएस था और एक का नाम क्या था आईपीएस था। लेकिन उसके बाद में एक तीसरी सेवा का जो क्या प्रावधान था वो किया गया, राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा क्या इसे पारित किया गया था और तीसरी सेवा क्या है गठन किया गया, ठीक है। तीसरी सेवा का क्या है जो गठन था वो किया गया, ठीक है। तीसरी सेवा गठन कब किया गया था, 1950 तक तो कितनी थी, 2 थी। लेकिन 1966 में 1966 में राज्यसभा के 2/3 बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया, जिसका नाम क्या था आईएफएस है, भारतीय फॉरेस्ट सर्विस है, यानी भारतीय वन सेवा है, जिसका नाम क्या था भारतीय वन सेवा है, उसका नाम क्या है दिया गया था, ठीक है। तो क्या है संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत क्या है 2/3 बहुमत से क्या इसको पारित किया गया था और नई सेवा बना दी गई थी, ठीक है। तो हमने देखा 1919 के अधिनियम के तहत क्या है जो आईसीएस परीक्षा जो ब्रिटेन में होता था वो भारत में संपन्न किया जाने लगा और प्रथम भारत में व्यक्ति थे सत्येंद्रनाथ टैगोर और अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा थे, वो क्या है पास किए थे इनके 1950 से पहले इसका नाम आईसीएस था आज़ादी से पहले, लेकिन 1950 में इसका नाम क्या कर दिया था आईएएस है और 1950 में 2 प्रावधान कर दिए, एक तो आईएएस था एक क्या था आईपीएस था। लेकिन 1966 में राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान कर दिया गया था, जिसे आईएफएस कहा जाता है, वर्तमान में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कहा जाता है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानते हैं, भारतीय वन सेवा के नाम से क्या है जानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है हमने ये मुख्य बातें क्या है ये पढ़ी थी, ठीक है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, इसके बाद में क्या है कौन कौन से प्रावधान थे वो किए गए थे और कौन कौन सी बातें थी वो थी, ठीक है। तो इसके बाद में क्या है आगे डिस्कस कल के सेशन में करेंगे, कि आज क्या है ज़्यादा हो जाएगा तो आज इतना ही पढ़ेंगे। कल के सेशन में 1919 का अधिनियम क्या है पूरा हो जाएगा और उसके बाद में 1935 के अधिनियम आने से पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम 1935 का अधिनियम पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या भारत का जो संविधान है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है एक क्लास लगेगी 1919 में और 1935 के अधिनियम में, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद में अगले जो है संविधान है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो मेन पॉइंट है अपना संविधान है वहाँ से क्या स्टार्ट होता है, ये तो उससे पहले क्या क्या घटनाएं हुई थी उसके बारे में बता रहे हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज होने के लिए, ठीक है। ओके दोस्तों।